Hello everyone, I am Yogesh Mawi, your physics tutor. Welcome back to my channel Physics by Yogesh sir. And the continuation of our online lecture series. This is third lecture on optics, in which we will study about reflection of light. So हमने previous videos से अब तक हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि optics क्या होती है, light क्या होती है, reflection क्या होता है, हमने नंबर ऑफ इमेजेस हमने निकाली, उसके बाद हमने रिलेशन निकाला आर एंड एफ के बीच में, उसको प्रूव किया, फिर हमने मिरर फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन में लाइट कैसे बिहेव करती है, या ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन का क्या रोल, क्या बिहेव होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो जैसे हमको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, जानते हैं हम लोग, हमने 10th क्लास में पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट फ्रॉम इट्स मेन पाथ। अपने पाथ से क्या हो जाती है, वो डेविएट हो जाती है। जब लाइट हमारे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, वो डेविएट हो जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ होगी, या नॉर्मल से अवे, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली इसका रीजन क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि रिफ्लेक्शन का रीजन क्या होता है, कि ये रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइट की डिफरेंट वेलोसिटीज होती है इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो मीडियम के बदल जाने से लाइट की वेलोसिटी भी बदल जाती है। तो जब लाइट की वेलोसिटी बदलती है तो लाइट की वेलोसिटी को बदलने से ही यहाँ पे क्या आता है, डेविएशन आता है। उसी की वजह से ये लाइट आपकी क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन। अब इसको हम थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं अभी। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या लिखा है, द रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच व्हेन लाइट, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच व्हेन लाइट एंटर्स अ डिफरेंट मीडियम। जब लाइट हमारी क्या करती है, डिफरेंट मीडियम में एंटर्स करती है विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, इट्स स्पीड चेंज, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, एंड सो इट्स डायरेक्शन चेंज, और उसकी डायरेक्शन भी हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब एक डायग्राम हमने बनाया है, इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ये कैसे होने वाला है। अब तक हमने एक रे को लेके हमने पढ़ा था, रे से सिर्फ हम स्टडी पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि लाइट जो हमारी चलती है, ट्रेवल करती है, वो क्या चलती है, बंच के फॉर्म में चलती है, इन द फॉर्म ऑफ बीम चलती है, ऐसे लेके चलते हैं। मान लीजिए लाइट हमारी चल रही है इन द फॉर्म ऑफ बंच, यहाँ पे चल रही है। तो इसमें जो ये लाइट रेज है, ये कैसे चल रही है, पैरेलल लाइट रेज है। तो ये साथ साथ चल रही, तो इसका जो पार्टिकल है ये इसके सामने है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है। तो ये आमने सामने कैसे एंगल बना रहे हैं, आपके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मान लीजिए दो लाइट रेज इस तरह से पहले चल रही है आपकी, तो ये वाला अगर सामने, तो ये वाला पार्टिकल आपके बीच में कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो अब मान लेते हैं ये वाला जो पार्टिकल आपका, इसको नंबर 1 दे देते हैं हम, नंबर 1, ठीक है, ठीक है। ये नंबर, इसके सामने वाला जो पार्टिकल है यहाँ पे, मान लीजिए नंबर 2, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। अब ये जैसे ही यहाँ से मीडियम चेंज हुआ, जैसे ये मीडियम, ये मान लीजिए मीडियम आपका 1 है और ये आपका क्या है, मीडियम 2। ये जैसे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगा, ठीक है। तो ये मीडियम हम मान लेते हैं क्या, रेयर मीडियम, और ये हमारा मान लीजिए क्या, डेंसर मीडियम। तो जैसे ही रेयर से डेंसर में आएगा, मीडियम चेंज हुआ, तो इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, दो चीज हमारी एक साथ चल रही है ना, दो पार्टिकल हमारे एक साथ चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी के साथ। अब एक मीडियम चेंज हुआ तो ये आपकी क्या होगी, ये वाला जो पार्टिकल है आपकी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और ये वाला अपनी सेम स्पीड से चल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आगे निकल जाएगा, है ना। तो इसी वाले इस पोर्शन को हमने क्या बनाया, थोड़ा सा बड़ा बनाया, ये पार्टिकल इसमें आके स्पीड कम हो जाएगी। तो मान लीजिए कुछ टाइम टी लिया इसने यहाँ तक पहुंचने में, टाइम टी, और ये यहाँ पे मान लीजिए 1 डे से पहुंच गया। तो अगर ये पार्टिकल ऐसे चला गया और हमें इन दोनों के बीच में क्या करना, 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो हमें लाइट को इस तरीके से मिलाना, इस को मिलाना पड़ेगा दोनों को। और जब मिलाएंगे 90 डिग्री का, तो ये कैसे बन जाएगा, तिरछा हो जाएगा, तिरछी लाइन हो जाएगी इस तरीके से। और फिर इसी लाइन को, इसी पार्टिकल को आगे 90 को मेंटेन करने के लिए ये आपका कैसे हो जाएगा, बेंड हो जाएगा आपका। आप समझ पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आगे ये क्या करते रहेगा, आपका 90 को मेंटेन करता रहेगा। तो लाइट रेज जो हमारी इस तरीके से चल रही थी, वो क्या होगी, आपकी बेंड, ठीक है। तो इसी बेंडिंग फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सिंपल हमने पढ़ा है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड फ्रॉम इट्स मेन पाथ, ठीक है, बस। तो इस बेंड जब ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हमारे फॉलो होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला रूल्स क्या कहता है
कि रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल देन मीडियम इज ऑप्टिकल डेंसर। अगर ये लाइट रेस हमारी इस तरीके से चली, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी क्या है इंसिडेंट रे, यहाँ पे आपकी टकराई, ये आपका क्या नॉर्मल है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाती है बेंड हो जाती है। अगर ये बेंड होती है आपकी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, तो ये मीडियम कौन सा आपका ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। और अगर यही लाइट रे हमारी इस तरीके से चली डेंसर से यहाँ पे, तो ये आपका नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगी अवे, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा रेयर मीडियम। ठीक है, लाइट अगर हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो हमारी कौन सी कैसा मीडियम होता है, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो क्या करती है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, एक चीज और देखिए, जब लाइट हमारी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में होती है तो वो थोड़ी सी इसकी स्पीड क्या हो जाती है हमारी स्लो हो जाती है, ट्रेवल स्लोअर। और जब हमारी किस में होती है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यहाँ पे हम लिखते हैं मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर, तो वहां पे आपकी क्या हो जाती है ट्रेवल फास्टर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखने वाली, ये रूल्स है। ऑप्टिकल रेयर से डेंसर में जाने पे क्या होता है आपकी लाइट रे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है बेंड हो जाती है, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब एक चीज जरा देखिए, यहाँ पे एक हमने वर्ड यूज किया ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ये ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है, ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं डेंसिटी के बारे में, नॉर्मल डेंसिटी। नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ के आए हम, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, इसको जरा हम डिफाइन करने लगे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी, तो डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर बोथ डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कोई भी ऑयल लिया, ऑयल कोई भी आप पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, केरोसिन ऑयल कोई भी ले सकते हैं। तो जब आप पेट्रोल को या केरोसिन ऑयल को वाटर सरफेस पे ड्रॉप करते हो तो आपने देखा होगा कि वो वाटर क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। फ्लोट करने लगता है तो मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तभी तो वो फ्लोट कर रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में वो डेंसिटी क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है, ऑप्टिकल डेंसर हो जाता है वो। आप समझ रहे हो आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए हमने कोई केरोसिन ऑयल लिया या पेट्रोल लिया, अगर उसको वाटर सरफेस पे डाल दिया, आपने देखा भी होगा अपने डेली लाइफ में, तो वो क्या करने लगता है, फ्लोट। वेजिटेबल ऑयल है, आप लोग सब्जियां बनाते हो, उसमें देखा होगा कि वेजिटेबल ऑयल आपका क्या होने लगता है, फ्लोट होने लगता है। तो उसका मतलब क्या कि वहां पे उसकी डेंसिटी कम है, वो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी अगर मान लो उसको कंपैरिजन किया जाए किससे, वाटर से, या हाँ वाटर से कंपैरिजन किया तो वो ज्यादा डेंस है, तो वो डेंसिटी, वो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी तो हमने निकाल ली मास अपॉन वॉल्यूम से, लेकिन बात आती है ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे निकलती है। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी हम निकाली वो निकालते हैं किससे, एक टर्म हमारी होती है अपनी बड़ी भी टेंथ क्लास में, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको नोट करिए, देन हम आगे चलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, मान लीजिए मैंने इस तरीके से कोई लाइट ले ली, इस तरीके से इस तरीके से क्या होगी आपकी, ये आपकी कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ये आपकी कौन सी है, रिफ्रैक्टिव रे। तो यहाँ पे एंगल आपने बनाया आई, ये आपका बना आर। तो इस ये मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। तो अब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मान लो मैं लिखने लगूं यहाँ पे, तो इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी, है ना। तो मैं लिखने लगूं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो क्या बन जाएगा हमारा वेलोसिटी v1 अपॉन v2। कैसे आया है देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे इसको इस तरीके से लिखते हैं 1 μ2 इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, तो ये 1 μ2 ये क्या आपका इसका रिप्रेजेंटेशन का है। आप इसको और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको अलग अलग तरीके से लिखा होगा, कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा होगा, ये
कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा दिख सकता है, या आपको कहीं ऐसा लिखा दिख सकता है। ये सब क्या है, सेम है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन है क्या ये सब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या बनेगा v1 upon v2, यानी कि वेलोसिटी इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी इन मीडियम 2, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये काम क्या करता है, तो आप बस इतना समझ लीजिए इस चीज को कि ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, लाइट की प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेसिकली बताता क्या है, तो कहने का मतलब ये कि जिस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ पाएगा, बेंड कर पाएगा, यानी कि उसकी पावर है ये, चाहे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल कर पाए या अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर पाए, ये उसकी पावर हमारी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका v1/v2, अगर मान लिया हम इसको इन द केस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, तो v1/v2 वेलोसिटी मीडियम 1 वेलोसिटी मीडियम 2, तो इस तरीके से हम लिखा हो तो इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 v1/v2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, μ21 ऐसा लिखा हुआ है, तो आप देखिए v1/v2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो μ2/v1, तो ये हमारा जो बन जाता है, ये हमारा बन जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन द मीडियम 2, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू। एक और हमारा बनता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा, वो हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमारा क्या हो जाएगा C/F। जब भी हम रेशो लेंगे, किसका रेशो लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वो जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने क्या बोल दिया उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब मीडियम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एयर की में, तो एयर का तो हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसको अगर ऐसे सिर्फ आपको इस तरह से लिखा मिले यहाँ पे कहीं भी, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये किसके साथ कर रहा है, ए के साथ, ए मतलब एयर के साथ, तो हम इसको ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये हमारे दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटीज की बात हो रही है, आप लोग 10th में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए अगर रिलेटिव की बात करें तो मीडियम की वेलोसिटीज को देखना आपको, मीडियम वेलोसिटी मीडियम 1 टू द 2, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 निकलेगा 1 के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब वेलोसिटी 2 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम इन सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1। ठीक है, ये हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब हमारा रेशियो किस में हो, एयर में और मीडियम में। ठीक है, तो बेसिक टर्म हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद रखना चाहिए। जब भी लाइट जितनी ज्यादा बेंड होगी वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ना, एयर की हम बात करें, वाटर की बात करें या गिलास की बात करें, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक 2.42 होता है, गिलास का 1.5 होता है, ठीक है ना, वाटर का 1.3 समथिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ये इतनी पावर के साथ लाइट को क्या करा सकती है, बेंड करा सकती है। ठीक है ना, जैसे डायमंड की बात करें, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि अगर लाइट उसके अंदर एंटर कर जाती है तो उसको क्या कर सकता है, बेंड डिबेंड कर देता है। तो आपने देखा भी होगा डायमंड क्या करता है, जो चमकता है वो उसकी वजह से चमकता है। ठीक है ना, उसमें लाइट क्या करती रहती है, बेंड। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक टर्म देखते हैं इसमें कि नोट करके आप देखना कि टू केस व्हेन नो बेंड, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कभी लाइट बेंड ना हो, है ना, रिफ्लेक्शन में कभी क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये मान के चलते हैं रिफ्लेक्शन में लाइट हमारी क्या करती है, बेंड कर भी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लाइट हमारी बेंड ना हो? हाँ बिल्कुल। तो उसमें दो केस बनते हैं हमारे, पहला क्या,
मान लीजिए इस तरीके से आपने देखा, तो इसका μ1, इसका μ2। μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जो कि डिफरेंट है किससे? μ2 से। हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, यानी कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या अलग है। डेफिनेटली लाइट को क्या होना, बेंड होना ही पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जो हमने पढ़ा है, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है कि नॉर्मल के साथ अगर हमारा इंसिडेंट रे आ रही है, तो अगर ये हमारा नॉर्मल है परपेंडिकुलर, आपको पता है नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री, अगर इसी के साथ हमारी इंसिडेंट रे आ रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो क्या कर जाएगी। अब यहाँ पे लाइट का कोई बेंड नहीं होगा पहली चीज, चाहे बेसिक डिफरेंट हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिफरेंट है तो यहाँ पे बेंड होना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल आप बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के क्या कर रहे हो, लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो, तो विदाउट एनी डेविएशन क्या कर जाएगी, सीधे निकल जाएगी। एंड सेकंड वन केस देखिए आपका, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपने ऐसा देखा, यहाँ पे μ1, यहाँ पे μ2। अब ये नॉर्मल नहीं है, 90 डिग्री एंगल नहीं, लेकिन फिर भी विदाउट डेविएशन जा रही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पे μ1 किसके इक्वल है आपका, यानी कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो कोई बेंड नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालने की बात करें, एयर में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, म्यू इक्वल 1 बनता है। कैसे? मान लीजिए हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इक्वल टू सी अपॉन में वीएम होता है, तो वीएम हमने मीडियम में क्या ले लिया, एयर ले लिया, तो जो लाइट एयर में स्पीड ऑफ लाइट इसमें है वो यहाँ पर चलेगी, तो सी बाई सी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या आ जाएगा, 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, एयर का 1। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम आए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अपनी क्या ले लें, 1 से कम? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि c बाई वी हम जो भी ले रहे हैं यहाँ पे, हम c तो हमारी फिक्स है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो हमारी फिक्स है। लेकिन मीडियम की लाइट ऐसा कोई भी अभी ऐसा कोई भी नहीं बना जिसकी जो स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर पाए, क्रॉस कर पाए, जो इससे यहाँ पे ज्यादा ले ले तो इससे कम आ जाए। तो u हमेशा क्या हो रहता है, ग्रेटर देन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारे आई होप को समझ में आया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। अगर मान लो न्यूमेरिकल की बात करें यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल मान लीजिए हमें वेलोसिटी दे रखी है ग्लास में 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड सम काइंड हमें वेलोसिटी दे रखी है वाटर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो हमें निकालना क्या, हमें पहला निकालना, मान लीजिए हमें निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सेकंड हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एंड थर्ड हमें जो निकालना है, आप मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है? तो ये हमें निकालना है। तो अब मान लीजिए पॉज करिए, इसको निकालिए, खुद से करके देखिए 2 मिनट। बात करते हैं पहले की, वेलोसिटी ग्लास, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। तो देखिए हमने अभी कहा था कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सिर्फ सिंपल लिखा हो तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसके साथ किसकी बात हो रही है, एयर की बात हो रही है ना? तो हम ये हमारा क्या बन जाएगा, c अपॉन में vg। कैसा कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने कहा था ना कि अगर मान लो सिर्फ इस तरह के लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ क्या है, एयर है। अगर कुछ और समटाइम कुछ और होता तो इसके साथ हम नोट करते, हम इसको देते, ठीक है? लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, c आपको पता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी आपकी 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करोगे आप तो 3/2.5 कितना आएगा आपका, 3/2.5 आपका आएगा 1.2, ठीक है? 1.2। तो पहला पोर्शन हमारा निकल के आएगा 1.2। सेकंड वाले का आंसर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये भी कैसा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वाटर। तो आपका क्या दे रखा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/2 यानी कि 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। थर्ड वन हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है? तो हमने दो तरीके से हमने निकाला था, हमने इसको फॉर्मूला देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वन, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारे पास वेलोसिटीज गिवन हो,
दोनों मीडियम में, तब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास क्या हो, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हो, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों है, वेलोसिटी भी गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन, हमने निकाल लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर। तो अगर मान लो इस तरह से लिखा हो तो हम क्या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, कितना निकाला हमने 1/2 सॉरी 1.2, और वाटर में कितना निकाला 1.5, ठीक है। और अगर वेलोसिटीज की बात करते हैं तो क्या हो जाती है वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, तो यहाँ क्या आ जाती है 2.5, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 4/5 यानी कि 0.8, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप उनको करिए। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिस तरीके से हमने लॉज पढ़े थे किसके, रिफ्लेक्शन के, इसी तरीके से हमारे रिफ्लेक्शन के भी लॉज होंगे। तो पहला लॉज हमारा वही सेम, क्या, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence, at the point of incidence will lie in the same plane, ठीक है। पहला वाला सेम दोनों, बस इसमें वर्ड क्या हुआ, उसमें हमने रिफ्लेक्टेड लिया था, यहाँ पे हम क्या यूज करें, रिफ्लेक्टेड। सेकंड वन हमारा जो बनेगा यहाँ पे, हम यहाँ पे बोलते हैं रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू मतलब अभी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने पढ़ा था। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और इसी लॉ को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्नेल्स लॉ तो क्या कह सकते हो, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे, जैसे मान लीजिए कैसे होता है ये साइन, इसको प्रूव करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे हमारी इस तरीके से आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बना, नॉर्मल बना, ये आपकी क्या होगी, यहाँ से बेंड होगी। तो ये आपका जो एंगल बना, ये कौन सा बना, आई। ये आपका कौन सा बना, आर। आई मतलब इंसिडेंट और आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर मान लीजिए जब भी मान लीजिए मैंने लाइट ली यहाँ पे, तो ये कुछ एंगल के साथ यहाँ पे आई होगी, मान लो एंगल की वैल्यू हमने कुछ ले ली, मान लो 15 डिग्री हमने एंगल ले ली, तो यहाँ पे कुछ भी एंगल बना होगा, तो उनका रेशियो हमने निकाला। नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए मैं एंगल की वैल्यू बढ़ा देते हैं, 15 की जगह कितना कर दें, 30 कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ और एंगल बनेगा, तो उनका रेशियो देखा तो भी सेम आया। तो इस हिसाब से हम देखते जा रहे हैं कि जब जब हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता जा रहा है उन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आ रहा है, आपका कांस्टेंट आ रहा है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात थी कि sin i अपॉन में sin i हमारा क्या निकल के आ गया, कांस्टेंट। और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारे लॉज होते हैं। लॉज क्या, आपका पहला इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड वन याद रखने वाली चीज है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। और इसी को कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम ये अभी हमने निकाल चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। सीख लीजिए, अच्छी नोट कर लीजिए, ये बेसिक चीज है, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि हम इन चीजों से छूटे ना। अब आगे चलते हैं एक नए टर्म के साथ, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी ऐसे समझिए, मान लीजिए आप लोगों ने कभी खूब करके भी देखा होगा अपनी लाइफ में, ऐसा भी होता है कि आप लोग कहीं एक जगह पे बैठे होते हैं और आपको कोई फ्रेंड दूसरी जगह पे, और मान लीजिए दिन में वो विद द हेल्प ऑफ मिरर इस तरीके से सन की तरफ फेस करके ऐसे घुमा रहा होता है कि उसका चमक, उस लाइट रे वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आ रही होती है। सिंपल सी बात है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है।
लाइट आई, मिरर से टकराई, आपकी तरफ आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सेम इंटेंसिटी की कोई ऐसी चीज हो, मतलब जिस उसके साथ आ रही है कि मैं उसी डायरेक्शन में लाइट को वापस भेज सकूं, तो वो उसी के पास चली जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं उस जिस रास्ते से लाइट आ रही है, अगर मान लो मेरे पास कोई टॉर्च है, तो टॉर्च से मैं उसी डायरेक्शन में लाइट को क्या करूं, वापस भेजूं, तो वो लाइट उसी बंदे के पास पहुंच जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबिलिटी। लाइट जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाती है। मान लीजिए इस तरीके से हम देखते हैं कि लाइट हमारी ऐसे आई, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टॉर्च है या फिर कुछ भी है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप बंद देख लेते हो ऐसे, ये सॉरी यहाँ पे आइज बना लीजिए आप, यहाँ पे टॉर्च बना लीजिए, ठीक है। या फिर इनको चेंज कर दीजिए। अगर मान लीजिए इस तरीके से जा रही है तो ये भी लाइट को देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेंज कर दोगे, वापस कर दोगे, लाइट इस तरीके से आ रही है तो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं रिवर्सिबिलिटी को लिख सकते हैं when light ray going through one path and it sent back when it follow the same path, it is called रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अगर लाइट रे हमारी क्या हो रही है आपकी, द लाइट रे गोइंग थ्रू वन पाथ एंड इट सेंड बैक, इट फॉलो द सेम पाथ। अगर मान ली लाइट रे किसी पाथ को फॉलो करती है और हम उसको वापस भेज दें और अगर सेम पाथ से वापस जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइट ली, एक सरफेस लिया, यहाँ से इंसिडेंट लाइट लेकर आई, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये इस तरीके से बना यहाँ पे। तो ये जो आपका इंसिडेंट रे, ये आपकी कौन सी रिफ्लेक्ट है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका बना रहा है ये P, यहाँ पे आपका बना रहा है Q, तो ये क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2, ठीक है ना, हो जाएगा साइन P या जो भी है। अगर मान लीजिए इसको हम इस तरीके से देखें कि हमारा जो P/Q है ना, इसको हम अगर लिखें साइन ऑफ P अपॉन में साइन ऑफ Q, क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यानी कि साइन ऑफ एंगल I अपॉन में साइन ऑफ एंगल R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम क्या कह सकते हैं, μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है ना। तो ये तो आगे, अगर मान लो मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसी लाइट रे को अगर मान लीजिए हम इस तरीके से देखें कि लाइट रे को मैंने रिवर्स किया, ठीक है, लाइट रे को मैंने क्या किया, रिवर्स किया। रिवर्स करके देखो जरा क्या वैल्यू निकल के आएगी, रिवर्स करके देखिए, इस तरीके से आ रही, और मैं वापस इसी पास से वापस भेज दूं इसको, तो अब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल Q, साइन ऑफ एंगल P, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल Q टू द साइन ऑफ एंगल P। अब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिस्पेक्ट टू, आपका 1 है या, समझ में आया क्या। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ फ्रॉम 1 and 2, दोनों से अगर बात करें, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या होगा, ये आपस में हो जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, μ21 इक्वल टू μ12 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, μ21 इक्वल टू 1 बाई में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, μ21 बाई में μ1, ठीक है। इसको 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए जरा कि ये बिल्कुल इसका μ21 जो है, ये जो 1/2, इसका मतलब क्या, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है, 1 बाई इसका बात करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा साइन बी इधर से गया, इधर से वापस किया, तो हमने क्या किया, इसका रिवर्स ही तो किया, तो μ21 का रिवर्स क्या हो गया, 1/μ2, तो हमारा क्या हो जाएगा, μ2। तो ये हमारा क्या निकल के आता है, रूल ऑफ प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी, सॉरी रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको नोट कर लीजिए, बाकी आगे देखते हैं कुछ। इसमें अगर मान लीजिए हमारे डिफरेंट मीडियम्स हो जाएं, 1 2 3 इस तरीके से हमारे जो मीडियम बनते हैं, तो हमारी क्या वैल्यूज बन सकती है, हमारी
कर लिया नोट आप लोगों ने? मान लीजिए हम डिफरेंट मीडियम्स मतलब डिफरेंट मीडियम्स के, अभी तो हमने एक मीडियम में निकाला था, अगर मान लो हमारे पास तीन चार मीडियम है, तो इस तरीके से देखिए ये मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 2, मीडियम 3, तो आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, ये आपका मीडियम 3 है, फिर से मान लीजिए मीडियम 2, तो लाइट रे आपकी इस तरीके से आई, यहाँ पे आपका नॉर्मल बना, ये बैंड हो गई आपकी, फिर नॉर्मल बना, फिर बैंड हो गई, फिर नॉर्मल बना, तो क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट हमारी इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये आपका कौन सा एंगल है, मान लीजिए इंसिडेंस I1, ये आपका एंगल कौन सा R1, तो ये एंगल भी कौन सा बनेगा आपका R1, मान लीजिए एंगल आपका कौन सा बना R2, तो ये एंगल भी कौन सा बनेगा आपका R2, ये एंगल कौन सा बनेगा आपका I1, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लीजिए अगर मान लो मैं बात करता हूँ अलग अलग मीडियम की, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, मीडियम 3, मीडियम 2, अगर मान लो मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर बात करता हूँ मैं इन दोनों की, तो मैं क्या कहूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या बन जाएगा हमारा sin i अपॉन में sin r, तो sin i हमारा कितना लिया sin i1 अपॉन में sin r1, ठीक है, क्लियर है, इसको मान लीजिए इक्वेशन। दूसरा अगर मान लो मैं मीडियम 2 मीडियम 3 ले रहा हूँ, दो मीडियम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो sin r1 अपॉन में sin r2, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 हमारी बनी। इसमें देखिए मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, तो क्या बनेगा sin r2 अपॉन में sin i1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3। समझ पा रहे हैं आपको कैसे निकालना है इसको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लिखा विद रिस्पेक्ट टू 1, तो sin i अपॉन में r1, sin अपॉन में sin r1, इसका निकाला 3 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो sin r1 अपॉन में sin r2, 3 का निकाला विद रिस्पेक्ट टू 1, तो sin r2 अपॉन में r1, ये हमारे तीन इक्वेशन, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई ऑल थ्री इक्वेशंस, वी गेट, क्या मिलेगा हमें बताओ, जब इन तीन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं μ2 1 इनटू μ3 2 इनटू μ1 3 इक्वल टू, अब आप देखिए जरा जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल, sin i1 से sin i1 कैंसिल, sin r2 से sin r2 sin r1 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा ऊपर, तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं रिवर्सिबिलिटी से, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूँ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए μ3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है तो इसके नीचे चले जाएंगे सारे सारे, 1 अपॉन में μ21 इनटू μ13, ठीक है, आप समझ रहे, तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। और 1 बाई μ21 या 1 बाई μ3 का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी हमने अभी देखा था कि ये किसके इक्वल होगा, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ μ32 हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर इसकी वैल्यू में इसको ऐसे लिख सकते हैं μ31 अपॉन में μ21, भाई 3 1 का रिवर्सिबिलिटी तो 1/3 बना था, हमने अभी निकाला था इस तरीके से, अगर μ21 हमारा क्या निकाला था 1/μ12, यही तो हमने निकाला था, तो μ21 का रिवर्सिबिलिटी क्या था 1/2, तो ऐसे ही 1/3 का रिवर्सिबिलिटी किसकी रिवर्सिबिलिटी रही होगी 3 1 की, तो इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में, तो निकाल लो 3 का किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में, और 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो हमारा 3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये हमारी इस तरीके से न्यूमेरिकल्स हमारे होंगे, उनको सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात थी, रिवर्सिबिलिटी की ये बात थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने देखा कि क्या बताता है ये, कि कितनी लाइट को क्या कर सकता है, वेलोसिटी को, लाइट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही लाइट को क्या कर पाएगा, वो चेंज कर पाएगा, ठीक है ना। जितनी ज्यादा लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये हमने रिवर्सिबिलिटी देखी, रिवर्सिबिलिटी की लाइट अगर हमारी एक मीडियम से आ रही है दूसरी मीडियम में कैसे ट्रेवल करेंगे, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, क्या इस तरीके से ठीक है। तो
आगे चलते हैं टर्म हमारी रिफ्लेक्शन पे ही। एक हमारी बनती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन अगर बाय एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन हो वो हमारा क्या बनेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ से ऊपर सरफेस है और सन के बीच में जो भी है बहुत सारी क्या है लेयर, डिफरेंट लेयर्स हैं। तो किसी रेस से ज्यादा है, किसी की कम है, जो भी है। तो लाइट रेज जब सन से डायरेक्ट आती है तो वो क्या बिल्कुल सीधी नहीं आती, वो क्या करती है आपकी बेंड होती हुई आती है। तो वो जो बेंड होती है वो किस कारण बेंड होती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण ही। जो अर्थ में हमारी क्या है लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स हमारी क्या होती है प्रेजेंट होती है, उसी के कारण क्या होती है वो बेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब इसी के बेस पे एक बहुत बड़ा फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमें सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले दिख जाता है और सनसेट होने के बाद 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे रीजन है? यही हमें कौन बताता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही ऐसा होता है। कैसे होता है देखिए, समझते हैं इसको। मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ। एक्चुअली एक चीज होती है, जब हम कोई भी हम देखते हैं अपनी आईज से, हम जो भी चीज देख पाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो व्यूइंग है, जो देखने का जो हमारा तरीका, वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। हम कभी घुमावदार चीज नहीं देख सकते। मान लो हम देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सीधा, ठीक है ना, तो हम जो भी चीज देखते हैं हमारी क्या होती है? ऐसे देखते नीचे, ऊपर देखते नीचे से, तो हमारी क्या होती है? सीधी देखते हैं। हम कभी भी घुमावदार नहीं देख सकते कि हम ऐसे बेंड करके देख पा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अर्थ है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे कहीं सन है इस तरीके से। अब सन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? इधर की पोर्शन में क्या होगा? डे होगा, इधर क्या होगा? नाइट होगा, तभी तुम देखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि ये कोई बंदा यहाँ पे है, ठीक है, तो उसको तो ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या उसका हॉरिजन है, ये क्या उसका हॉरिजन से देख पा रहे। लेकिन क्या हो रहा होगा कि सन से जो रेज निकल रही होंगी, सन से जो क्या निकल रही होंगी? रेज निकल रही होंगी, वो आपके डिफरेंट क्या होगी? चारों ओर फैल रही होंगी। तो जब यहाँ पे हमारी क्या, इसमें बहुत सारी क्या हमारे अर्थ के चारों ओर क्या हमारे एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं। तो जब ये एंटर करेंगे इस एटमॉस्फेयर में इस तरीके से, यहाँ से मान लीजिए कोई रे हमारी इस तरीके से निकली, तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या करेंगी? एंटर करेंगी, तो ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएंगे, बेंड होते चले, और बेंड होते चले जाएंगी। तो मान लीजिए जो बंदा यहाँ पे है, जो पीछे की तरफ है ना, हम सिर्फ सामने की चीज मान लीजिए ऐसे देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि उदय नहीं हुआ। लेकिन जो बंदा यहाँ पे उसको दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ हमारा अर्थ के यहाँ पे सब यूरोप है, तो ये जो लाइट रेस इस तरीके से यहाँ पे आई, तो इस बंदे ने देख ली, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है? हमने आपके जो स्टार्टिंग में देखा था, हमने पढ़ा भी था कि हमारा जो भी कोई भी इमेज देखते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है कि जो भी चीज हमें दिखती है उसको वापस उसको भेजता है। जिस पॉइंट में मिलते हैं तो उसको पता लगता है कि वहां से इमेज आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये वापस इस यहाँ से देखेगा, तो इसको वापस भेजेगा इस लाइट रेस को। तो ये यहाँ तो हमें क्या दिखता है? सन राइज होता हुआ दिखता है, ये इतना गैप में। इसमें एक्चुअल में सन है कहाँ आपका? बिलो द हॉरिजन, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण वो हमें दिखाई कहाँ दे रहा? ऊपर की तरफ। तो इसलिए हम कहते हैं कि सन अर्ली सनराइज। हमें ऐसे लगता है कि सन हमें क्या हो जाता है? जल्दी दिखाई देता है। और सेम कंडीशन किसमें होगी आपकी? सनसेट पे। मान लीजिए सब सनसेट होगा, तो सनसेट होने पे मान लीजिए बंदा यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे, तो ये हॉरिजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सनसेट में ये कंडीशन है कि सन आपका नीचे सेट हो चुका है, जा रहा है नीचे की तरफ, सेट होता जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हॉरिजन जाएगा तो फिर से इसकी राइज आएगी, राइट है, तब भी हमें दिखता रहेगा कि यहाँ से सन अभी है, ठीक है। तो इस वजह से मान लीजिए सनसेट यहाँ पे तब भी हमें दिखाई देता रहेगा कि यहाँ पे सनसेट है। तो सनराइज और अर्ली सनराइज और डिले सनसेट में यही होता है कि हमें 2 मिनट पहले सन क्या दिखाई दे जाता है? राइज होता दिखाई देता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी हमें क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रेज जो आती है एटमॉस्फेयर से वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक पहुंचती है, और हम उसको इस तरीके से कोशिश करते हैं देखने की वो अभी भी है।
ठीक है। और यहाँ सनसेट हुआ, सनराइज हुआ तो हमें दिख गया, सनसेट हो गया, फिर भी क्या हो रही है आपकी, ये नीचे होता जा रहा है लेकिन फिर भी रेस हमारे पहुंचते जा रही, तो हम इसको इतना ही एंगल बनाते जा रहे हैं, इतना एंगल बनाते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये रेस यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो पहुंच नहीं पाएंगी तो हम आगे देख नहीं पाएंगे। तो इसमें कितना टाइम लगता है, 2-2 मिनट का टाइम लगता है। तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमें एक दिन में 2 मिनट सनराइज में और 2 मिनट सनसेट में, 4 मिनट हमें क्या मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ना हो तो अपने दिन में से 4 मिनट कम कर लीजिए। कुछ लोगों के लिए 4 मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, कुछ लोगों के लिए पता भी नहीं क्या होता है 4 मिनट में, समझे ना। तो ये हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसके कुछ रिफ्लेक्शन के कुछ फिनोमिनन थे, बाकी ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।